Audible, clear है? Some facts related to the 18th century. 18th century in Indian history is a very important phase that is also seen as a century of transition, transition from one empire to another, that is from British Empire to, from the Mughal Empire to the British Empire. In between we have regional states. So we have some aspects, some areas where we can identify some details which may be important for us. Seen from this perspective, three major areas can be identified. We are going to talk about the 18th century in terms of some details. That is, some details, and these details are for PT. And here we can take note of the rulers who are known as later Mughals, some facts related to them. We have regional states, some facts related to them, and then we also have European companies. So these three major areas can be identified जहाँ पर कि हम कुछ फैक्ट्स नोट डाउन कर सकते हैं जो कि पीटी रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन, दैट इज़ लेट अस टॉक अबाउट सम लेटर मुगल्स. यहाँ पर एक के बाद एक 9 रूलर्स आते हैं, लेकिन सबका पीरियड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो वी कैन बिगिन विथ द फर्स्ट वन, Bahadur Shah. He is known as Bahadur Shah first. He was the eldest son of Aurangzeb, Muazzam, who defeated his brothers like Azam and Kambaks and acquired the throne with the title Bahadur Shah. इसके टाइम में कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं. अगर देखा जाए तो जो पहले से सिखों के साथ स्ट्रगल चल रहा था वो चलता ही रहता है. विथ राजपूत्स ऑफ कोर्स ही मेड पीस, बट द मोस्ट रिमार्केबल डेवलपमेंट, and of course in this series we can talk about such developments only, is release of Shahu, the Maratha leader. शाहू को औरंगज़ेब ने बंदी बना के रखा हुआ था. 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ होती है and this person became the king, so he took a step and that step was release of Shahu. शाहू के रिलीज़ के बाद मराठा पॉलिटिकल सिस्टम में भी एक क्राइसिस की सिचुएशन आती है, इसलिए कि जब शंभू जी की डेथ हो गई थी, पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ था, औरंगजेब ने मरवाया था, तो उसके बाद ताराबाई का नाम सुना होगा आपने. ताराबाई मराठा लीडरशिप संभाल चुकी थी. शी वॉज विडो ऑफ राजा राम, अनदर सन ऑफ शिवाजी. तो अब उसके बाद जब शाहू को रिलीज़ किया गया तो मराठा पॉलिटिकल सिस्टम में एक सिविल वार की शुरुआत हुई, और इसी सिविल वार के साथ मराठा पॉलिटिकल सिस्टम में पेशवाज का राइज होता है. बालाजी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट पेशवा हु मैनेज्ड द अफेयर्स ऑफ द सिविल वार ऑन बिहाफ ऑफ शाहू. सो बेसिकली विक्ट्री ऑफ शाहू in the Maratha civil war was in fact a victory of Maratha Peshwa Balaji Vishwanath. तो खैर वो अलग कहानी है. वी आर टॉकिंग फर्स्ट अबाउट द मुगल एम्परर्स. इनको लेटर मुगल्स कहते हैं. बहादुर शाह, तो इसके बारे में एक जो जानने वाली चीज़ है वो ये जानो कि शाहू को इसने रिलीज़ किया था. बाकी राजपूतों के साथ जो डिटेल्स हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सिखों के साथ जो डिटेल्स है दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. फिर उसके बाद इसे गद्दी से हटा दिया था. दूसरा रूलर है जहांदार शाह. जहांदार शाह के ज़माने में जो एक्चुअल पावर था दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ जुल्फ़िकार खान, हु वाज अपॉइंटेड एज द वज़ीर. जहांदार शाह के ज़माने में कुछ खास हुआ नहीं, नथिंग वेरी रिमार्केबल. बस ये था कि इजारादारी सिस्टम को और प्रमोशन मिला, जो कि रेवेन्यू फार्मिंग का सिस्टम था, और मुग़ल फाइनेंसेस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सका. बेसिकली ये जो रूलर्स हैं इन सबका रिलेशन मुग़लों के डिक्लाइन से है, राइज से नहीं है.
बाकी इसकी पर्सनल लाइफ थी, उसके जुड़े डिटेल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, अगला जो रूलर है उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उभर कर सामने आती है, फ़ारूक सियर। तो फ़ारूक सियर का रेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने नाम सुना होगा सैयद ब्रदर्स का, जो कि मुग़ल हिस्ट्री में किंग मेकर्स के नाम से जाने गए। उन्होंने फ़ारूक सियर को गद्दी पे बिठाया था, बाद में गद्दी से उतारा भी था, मार भी डाला था। तो फर्स्ट मुग़ल एम्परर हु वाज असैसिनेटेड बाय हिज ओन मिनिस्टर्स, और इसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने भी सैयद ब्रदर्स का साथ दिया था। दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट को फ़ारूक सियर ने एक्सेप्ट करने से मना किया था। फिर फ़ारूक सियर के ज़माने में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिस पे सवाल बन सकते हैं, वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो राइट्स मिले हुए थे, और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो, दैट केम टू बी कन्फर्म्ड बाई अ रॉयल फरमान। सो निशान कहते हैं जो प्रिंसेस के ऑर्डर होते थे उनको, फरमान कहते थे रॉयल ऑर्डर को। तो न्यू राइट्स वर नॉट कंसीडर्ड, न्यू राइट्स वर नॉट गिवन। एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग राइट्स थे, जिसमें कि द कंपनी ऑल्सो हैड राइट टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल इन लीव ऑफ 3000 रुपीज़ एनुअली, उसको और कुछ दूसरे प्रिविलेजेस को उसने कंफर्म कर दिया था। उसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। दैट ईयर वाज 1717, और इस समय उसने जो कंपनी को राइट दिया था उसके लिए पॉपुलरली वर्ड यूज़ होता है दस्तक राइट्स। तो किस मुग़ल एम्परर ने कंपनी को दस्तक राइट्स दिया था 1717 में? तो इट वाज फ़ारूक सियर। और ये दस्तक राइट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि विथ टाइम बंगाल के नवाब्स के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट शुरू होगा बंगाल में, उसका एक मेजर फैक्टर दस्तक राइट से जुड़ा मिसयूज़ होगा। ये जो राइट था दैट वाज गिवन टू द कंपनी एंड नॉट टू द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, बट सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी हु पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनल ट्रेड, they misused the right given to the company, that was right to trade freely in Bengal in their private trade, and they also started selling dastaks to the dishonest Indian traders. तब इस कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा राइट का मिसयूज़ हो रहा है जो कि कंपनी को दिया गया है। मिसयूज़ करने वाले ऑफिसर्स कंपनी के ही हैं, कंपनी को भी घाटा हो रहा है इससे, और बंगाल के नवाब को ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो बंगाल के नवाब्स के, चाहे वो सिराजुद्दौला हो या बाद में मीर कासिम हो, उनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट डेवलप हुए, इस राइट के मिसयूज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो वी नो बहादुर शाह फर्स्ट फॉर द रिलीज ऑफ शाहू, जहांदार शाह फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग पावर डायरेक्टली बट leaving everything in the hands of जुल्फ़िकार खान। thirdly we are talking about फ़ारूक सियर। फ़ारूक सियर को दो कामों के लिए हम लोग जान सकते हैं। एक तो ये कि इसको सैयद ब्रदर्स ने गद्दी पे बिठाया, उतारा भी और मारा भी, और दूसरा ये कि इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वह राइट दिया था जिसको दस्तक राइट्स कहते हैं। और दस्तक का राइट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल में बाद में जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें दिस राइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये राइट कैसा राइट था? तो दैट वाज राइट टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल इन लीव ऑफ एन लमसम एनुअल पेमेंट ऑफ 3000, और ये राइट कंपनी को दिया गया था, ना कि उसके सर्वेंट्स को दिया गया था। इसके बाद से दो और छोटे छोटे आते हैं, रफ़ीउद दर्जात, रफ़ीउद दौला, वो उतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो एम्परर इम्पोर्टेंट हो सकता है उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, नाम से ही जाहिर है बहुत लंबे समय तक रूल किया इसने, लेकिन मुग़ल एम्पायर को रिवाइव करने की जो लास्ट अपॉर्चुनिटी कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, दैट वाज लॉस्ट। मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में कुछ डेवलपमेंट्स हुए जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फॉरेन इन्वेजन्स हुए इस ज़माने में, और उसमें सबसे बड़ा इन्वेजन था नादिर शाह का इन्वेजन। सो नादिर शाह का इन्वेजन किसके टाइम में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। बैटल का नाम था बैटल ऑफ करनाल, ईयर वाज 1739। और मोहम्मद शाह रंगीला इस लड़ाई में न सिर्फ हारा था, बल्कि नादिर शाह इसे बंदी बना के दिल्ली लेकर आता है। दिल्ली में वो कुछ दिनों तक रहता है, 2-2.5 महीने तक, और दिल्ली को लूटता है, दिल्ली में कत्लेआम भी इंश्योर करता है, कत्लेआम भी करता है। और मुग़ल एम्परर ये हेल्पलेसली देखता रहता है सारी चीज़ों को। फिर दोनों के बीच में पीस होता है, एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी होता है,
और इसी रूलर के ज़माने में जो दो मुग़ल ट्रेजर्स माने जाते हैं, कोहिनूर डायमंड और तख्त ताऊस पीकॉक थ्रोन, ये नादिर शाह लेकर चला जाता है। तो नादिर शाह का इन्वेजन, बैटल ऑफ करनाल, डिफीट ऑफ द मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला एंड द लॉस ऑफ टू मुग़ल ट्रेजर्स, कोहिनूर डायमंड एंड तख्त ताऊस पीकॉक थ्रोन, ये मोहम्मद शाह रंगीला के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि इसी के ज़माने में पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने दिल्ली के पास तक इन्वेजन किया था, बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द एम्परर वो दिल्ली शहर में दाखिल नहीं हुआ। तो बाजीराव फर्स्ट का इन्वेजन किसके पीरियड में हुआ था? तो इट वाज अगेन द सेम पर्सन। इसके यहाँ पर और कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ें तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो मुग़ल एम्परर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो अहमद शाह। अहमद शाह के ज़माने में ही अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स हुए थे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ भी अहमद शाह, वहाँ भी अहमद शाह। और अहमद शाह ने कई बार इंडिया पे इन्वेजन किया, अलग अलग कारणों से किया। एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि मराठों के साथ हुआ, उसके बारे में हम सब जानते हैं। उसमें मराठे हार गए थे, और एक तरह से देखा जाए तो मराठे इस समय दिल्ली के कोर्ट पॉलिटिक्स में काफ़ी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे। और पानीपत की लड़ाई के पीछे जो फैक्टर्स माने जाते हैं, उनका दिल्ली की कोर्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उनका जो एम्बिशन था नॉर्थ की तरफ एक्सपेंड करने का, ख़ासतौर से पंजाब और नॉर्थ फ्रंटियर एरियाज़ के इलाकों में, उस इलाके में मराठा और अफ़गान के बीच में कन्फ्लिक्ट होना तय था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मुग़ल एम्परर पूछे या फिर ये पूछे कि किस मुग़ल एम्परर के ज़माने में अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स हुए थे, तो ये यही साहब थे जिनका नाम था अहमद शाह। इसके बाद अहमद शाह के साथ एक और चीज़ है कि इसने अवध के नवाब सफदरजंग को वज़ीर बनाया। और चूँकि 18th सेंचुरी वाज आल्सो अ टाइम फॉर द डिक्लाइन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो उसके बाद से वज़ीर का पोस्ट हेरिडिटरी हो गया था। उस हेरिडिटरी वज़ीर के पोस्ट को अवध के नवाब लेते रहे, और अवध के नवाबों को नवाब वज़ीर कहा जाता था। सो दिस इटसेल्फ कैन बी इम्पॉर्टेंट कि कहाँ के नवाब नवाब वज़ीर कहलाते थे। तो अवध के नवाब नवाब वज़ीर कहलाते थे। पहला नवाब कौन था जो वज़ीर अपॉइंट हुआ था? तो इट वाज सफदरजंग। किसने किया था? तो अहमद शाह। बस इतना जानिए इसके बारे में। इसके बाद फिर कोई हमारे लिए रिमार्केबल नहीं है। हाँ, रिमार्केबल हो रहा है ये रूलर जिसका नाम है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि शाह आलम सेकंड के ज़माने में ही हमें बैटल ऑफ बक्सर, ये खुद ही डरा रहता था अपने कोर्ट में, और ख़ास तौर से जो रूहेला पठान्स थे रूहेलखंड के, उनसे, और अवध में रहता था एज अ फ्यूजिटिव। सो मीर कासिम का जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बंगाल में कन्फ्लिक्ट होता है, तो एट दैट टाइम मीर कासिम एक अलायंस फॉर्ज करता है, और वो अलायंस अवध के नवाब के साथ फॉर्ज करता है जिसका नाम है शुजाउद्दौला। ये नाम सुना हुआ होगा आपने। शुजाउद्दौला ने, जो अवध का नवाब था, पानीपत की तीसरी लड़ाई में, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो उसके साथ मीर कासिम एक पैक्ट करता है, और उसमें ये भी शामिल हो जाते हैं। तो बंगाल का मीर कासिम, मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला, ये तीनों हारते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। एंड अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर इट इज़ सेड कि बैटल ऑफ बक्सर ने प्लासी के वर्डिक्ट को कंफर्म कर दिया था। इस बैटल में मेजर हेक्टर मुनरो, इस आदमी का नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेजर हेक्टर मुनरो ने डिफीट दिया था इस अलायंस को, इंडियन अलायंस को। तो शाह आलम सेकंड द मुग़ल एम्परर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रीज़न। इसके अलावा जो पोस्ट बक्सर सेटलमेंट्स होते हैं थ्रू द ट्रीटीज़ ऑफ अलाहाबाद निगोशिएटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, उसके साथ भी
शाह आलम सेकंड का नाम जुड़ा हुआ है और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी रेस्पेक्टफुली ट्रीट करती है इवन आफ्टर डिफीट, क्योंकि वो इसकी लेजिटिमेसी का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और इसने इलाहाबाद की ट्रीटी के साथ, जिसमें कि इसने ब्रिटिश प्रोटेक्शन एक्सेप्ट किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी सुजरेंटी एक्सेप्ट की थी, इसको अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा या कोरा के डिस्ट्रिक्ट लेकर दे दिए गए थे और इलाहाबाद में इसको रहना था मुगल प्रोटेक्शन में। इस बात पे एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में ब्रिटिश प्रोटेक्शन में। तो इसने ही इसी ट्रीटी के तहत, जिसको इलाहाबाद की ट्रीटी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए थे। सो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड इज़ नोन फॉर थ्री थिंग्स वी कैन से: पार्टिसिपेशन इन द बैटल ऑफ बक्सर, साइनिंग द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके डिटेल प्रोविजंस इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, और तीसरा ग्रांटिंग द दीवानी राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट हुआ करता था। शाह आलम सेकंड के बाद अगर कोई मुगल एम्परर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जिसके बारे में कुछ सवाल बन सकते हैं, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अकबर सेकंड इज़ particularly known for his association with राजा राम मोहन राय। तो एक तरफ देखा जाए तो ये पुराना सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हुआ अकबर सेकंड, दूसरी तरफ नए इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए राजा राम मोहन रॉय, एंड बोथ हैड सम फ्रेंडली रिलेशन। तो जब अकबर सेकंड के पॉलिटिकल प्रिविलेजेस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि पहले दे रखा था, कर्टेल करना शुरू किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक्शन के खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपना पोजीशन रखने के लिए अकबर सेकंड ने भेजा था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय वापस आ नहीं पाए थे और फिर वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। परहैप्स इट वाज द ईयर 1833। फिर लास्ट मुगल एम्परर में भी इंपॉर्टेंट बहादुर शाह जफर, गालिब का कंटेम्प्रेरी, क्योंकि एक पहला भी बहादुर शाह था, आखिरी भी बहादुर शाह है लेटर मुगल्स में, तो इनको बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं। इनका टाइटल था जफ़र। इस तरह के टाइटल्स पोएट रखते हैं, ये भी पोएट थे, इनके दरबार में भी दूसरे पोएट्स थे। गालिब कभी इनके दरबारी पोएट्स तो नहीं रहे, लेकिन गालिब हैड वेरी क्लोज कनेक्शन विद दिस पर्सन। नाउ इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन्हीं को रिबेल्स ने, सिपाहीज ने शहनशाह हिंदुस्तान या एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था। ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, फिजिकली भी काफ़ी कमज़ोर थे, बट देन फाइनली ही एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. Then about him, nothing much. After the revolt was suppressed, he was exiled to Rangoon after a trial, जिसकी लीगलिटी को बार बार डाउट किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि टेक्निकली मुगल एम्परर की सर्वेंट थी, क्या उसके पास ये पावर था कि अपने मास्टर को का ट्रायल कर सके। फिर इतना जानिए मुगल एम्परर्स के बारे में, लेटर मुगल्स के बारे में। तो इफ़ यू रिपीट, सो आफ्टर औरंगजेब डाइड इन 1707. After the death of Aurangzeb, Bahadur Shah first, particularly known for the release of Shahu. Then Jahandar Shah, nothing important except the de facto position enjoyed by Zulfikar Khan and increased misuse of the system that is known as Ijaradari system. Farooq Siyar, known for being enthroned by the Sayyid brothers, dethroned and also killed by the Sayyid brothers. Then also for granting the दस्तक rights to the East India Company. और फिर उसके बाद से मोहम्मद शाह रंगीला इज़ फेमस फॉर द बैटल ऑफ करनाल, जिसमें कि नादिर शाह ने उसे हराया और दिल्ली को लूटा, कत्लेआम किया, और जो मुग़ल डायमंड था, कोहिनूर जिसे कहते हैं, तख्त ताउस, उसे लेकर गया। अहमद शाह का रेन इसलिए जाना जाता है कि इसके ज़माने में अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स हुए। शाह आलम सेकंड को इसलिए जाना जाता है कि इसने दीवानी राइट्स दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद, और इसने पहला मुग़ल एम्परर था जिसने कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन भी एक्सेप्ट किया था। और ये सब कुछ हुआ था बिकॉज कि इसने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का और उसके पार्टनर सुजाउद्दौला का साथ दिया था। फिर उसके बाद से अकबर सेकेंड एंड कनेक्शन विद राजा राम मोहन राय, एंड देन बहादुर शाह जफ़र एंड हिज फाइनल being exiled to Rangoon। ये कुछ मुग़ल एम्परर्स के फैक्ट्स हैं
जो कि 18 सेंचुरी से जुड़े हैं। हो सकता है इन पे पीटी के सवाल पूछ दिए जाए। इसके बाद से हम लोग दूसरे सीरीज़ में देखने जा रहे हैं सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द रीजनल स्टेट्स। इन रीजनल स्टेट्स में एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं सक्सेशन स्टेट्स। सक्सेशन स्टेट्स वो स्टेट्स थे जो कि मुग़लों के रूइंस भी इमर्ज करते हैं, एंड दे वर फाउंडेड बाय द मुगल प्रोविंशियल ऑफिसर्स, हाई रैंकिंग प्रोविंशियल ऑफिसर्स, गवर्नर्स, दीवान्स, and they never declared their independence but gradually appropriated the attributes of sovereignty. जैसे attributes of sovereignty का मतलब है कि they started declaring war and making peace without making references to the Mughal emperor. They also started granting honors, assuming titles, appointing their own officials, developing local connections, avoiding regular visits to the Mughal court, then their own रेवेन्यू रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स। तो इस तरह से उन्होंने बिना अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए हुए अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन बना ली। ऐसे स्टेट्स को सक्सेशन स्टेट्स कहते हैं। 3 मेजर स्टेट्स को सक्सेशन स्टेट्स में रख के देखा जाता है, अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में कुछ डिटेल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इन डिटेल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अवध की बात करते हैं। ये जितने भी स्टेट्स थे ये मोहम्मद शाह रंगीला के पीरियड में अलग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुगल एम्पायर का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मोहम्मद शाह रंगीला के पीरियड में ही शुरू होता है। तो हियर वी हैव अवध, एंड अवध का फाउंडर का नाम है सादत खान, सादत खान बुरहान उल मुल्क। बस इतना जानिए कि अवध का फाउंडर है ये सादत खान बुरहानुल मुल्क। और इसके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं कि जैसे कि इसने करनाल की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, एंड इट इज सेड कि नादिर शाह को दिल्ली पर इन्वेजन करने के लिए, दिल्ली को लूटने के लिए इसने इनकरेज किया था। इट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द पार्टीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट, दैट इज इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स एंड राइवलरीज ऑफ द मुगल नोबल्स। सादत खान बुरहानुल मुल्क के बाद इसने पोस्ट को हेरिडेटरी बनवा दिया। वी हैव सफदरजंग, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी कि वो पहला था जिसे वज़ीर बनाया गया, और इसके बाद से वज़ीर का पोस्ट अवध के नवाब हेरिडेटरी तौर पे इंजॉय करने लगे। तो फर्स्ट नवाब वज़ीर, इसने एक मदरसा बनवाया था दिल्ली में। इसके नाम पर एक हॉस्पिटल भी चलता है, सफदरजंग हॉस्पिटल, रोड भी है, एयरपोर्ट भी है। तो इज़ वेरी फेमस पर्सन ऑफ द 18th सेंचुरी, सफदरजंग। लेकिन सफदरजंग से भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सफदरजंग के बाद आया था शुजाउद्दौला, जिसकी बात अभी हो रही थी। शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला के 2-3 काम इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो काम ये कि इसने पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। फिर इसके बाद इसने मीर कासिम का साथ दिया था बक्सर की लड़ाई में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसने इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की थी, और इसी के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के साथ जो रिंग फेंस की पॉलिसी है, या जिसको हम पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। फिर आसफुद्दौला का नाम सुना होगा आपने। आसफुद्दौला भी एक नवाब है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आसफुद्दौला। तो लखनऊ का जो टिपिकल कल्चर है जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है, माना जाता है कि उसका पैटर्न आसफुद्दौला ही था। इस तरह के डेवलपमेंट्स आसफुद्दौला के ज़माने में ही हुए। और द मोस्ट रिमार्केबल थिंग वाज कि अर्लियर द कैपिटल ऑफ अवध वाज फैज़ाबाद, and he shifted the capital from Faizabad to Lucknow, and he also emerged as the chief patron of the typical culture that developed in Lucknow, जिसमें जाना जाता है आमतौर पे लखनऊ की तहजीब के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। इसमें से बड़े इमाम बाड़ा को ही भूल भुलैया कहते हैं, या फिर दूसरे और मॉन्यूमेंट्स। एक तरह से इसने पूरे शहर को बसाया, और वो जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है लखनऊ सिटी में,
दे आर एसोसिएटेड विद आसफुद्दौला। फिर इसके बाद से डोमिनेशन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश होता चला गया था। और फिर अवध के साथ जो लास्ट नवाब है जिसके दौर में अवध को एनेक्स किया गया था, उनका नाम है वाजिद अली शाह। ये नाम बड़ा मशहूर है, इनके किस्से भी बड़े मशहूर हैं। इन्हीं की वाइफ थी बेगम हज़रत महल और बिरजिस कदिर, जिनके बारे में हम लोगों ने रिवीजन सीरीज़ में पर्सनालिटी सेक्शन में डिस्कस किया था कि दे लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। तो इन्हें कलकत्ता एक्साइल कर दिया गया। 1856 में डलहौजी ने अनेक्स कर लिया था अवध को इन द नेम ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद से ये चले गए थे। वाजिद अली शाह के बारे में आता है कि ही वाज एक्सपर्ट इन कथक। तो कथक के ओरिजिन के साथ एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, यूपी का नाम जोड़ा जाता है। और यूपी में देखा जाए तो कथक के अर्ली एक्सपोनेंट्स में और पैटर्नेज प्रोवाइड करने वालों में, पैटर्न्स में अवध के नवाब आते हैं, ये भी आते हैं, ये खुद ही डांस करते थे। फिर इसके बाद अवध के बाद बंगाल में अगर चलें तो बंगाल में वी हैव अ कन्वर्टेड मुस्लिम। इनका पुराना नाम था सूर्य नारायण मिश्रा, but he got converted to Islam, and then he was appointed as Diwan, and then finally he appropriated all the powers in his hand. मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान को फाउंडर माना जाता है। बस इतना जानिए कि मुर्शिद कुली खान फाउंडेड द स्टेट ऑफ बंगाल। इम्पॉर्टेंट नवाब्स में एक नाम आता है अली वर्दी खान का, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी या इस तरह की जो भी कंपनीज थी उनको हनी बीज के साथ कंपेयर किया था। उसने कहा था कि परहैप्स ही वाज फेमिलियर विथ व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप एंड व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस दिस कंपनीज और दिस यूरोपियंस आर रिप्रेजेंटिंग। तो उसका ये मानना था कि दे आर लाइक हनी बीज, अगर इन्हें छेड़ा गया, पाला गया तो शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट के मार डालेंगी। सो वेरी फ्यू इंडियंस इन द 18th century were aware of the nature of threat these foreign companies were likely to pose to the Indian states. Alivardi Khan perhaps was one of them, and that's why he did not uh, particularly uh, involved in conflicting relation with the East India Company. He avoided that conflict, though he maintained his firm grip on the power. लेकिन इसके बाद का जो नवाब हुआ वो यंग था और उसका नाम था सिराजुद्दौला, जो इसका सन इन लॉ कह सकते हैं। एंड सिराजुद्दौला के ज़माने में ही ओपन कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई और बैटल ऑफ पलासी हुआ। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बंगाल के नवाब्स के बारे में। जैसा आप समझ सकते हैं कि द पर्पस ऑफ दिस क्लासेस इज़ टू फैसिलिटेट योर रिवीजन। आपको कुछ बहुत नई चीज़ नहीं बतानी है, जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है वो कंसोलिडेट हो जाए। फिर उसके बाद हैदराबाद में अगर हम देखें तो हैदराबाद द थर्ड ऑफ द सक्सेशन स्टेट्स, इसको निज़ामुल मुल्क ने, ये भी टाइटल है, असल नाम छोड़ दो, निज़ामुल मुल्क ने फाउंड किया। इसका एक और टाइटल है आसफ जाह, ये इस नाम से भी जाना जाता है चिन किलिच खान। सैयद ब्रदर्स के डिक्लाइन में भी इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये भी बैटल ऑफ करनाल में पार्टिसिपेट किया था। नादिर शाह खास तौर से इसके बहादुरी से इम्प्रेस था और पूछा था कि आप जैसे लोगों के रहते हुए मुग़ल एम्पायर की हालत ऐसी क्यों हो गई। बट ऑफ कोर्स दिस पीपल वर यूजिंग देयर पर्सनल मेरिट्स एंड टैलेंट्स नाउ नॉट फॉर द मुग़ल एम्पायर बट फॉर देयर पर्सनल गेंस। फिर बाकी के स्टेट्स में सक्सेशन स्टेट्स के अलावा अगर हम आगे बढ़ें, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट 3 स्टेट्स एज सक्सेशन स्टेट्स। अगर इन्हें छोड़कर हम आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि रिवोल्ट और रिवेलियंस की वजह से बने थे मुग़लों के ख़िलाफ़। उसमें से मराठा स्टेट और भरतपुर स्टेट, ये दो खास तौर से, और सिख स्टेट रंजीत सिंह। सिख स्टेट सबसे बाद में उभर कर सामने आया था। और भी रिवोल्ट्स हुए थे, लेकिन ऑल रिवोल्ट्स वर नॉट कन्वर्टेड इनटू ए स्टेट सिस्टम। सो रिवोल्ट्स और रिवेलियंस के बाद जो
या रेसिस्टेंस, यानी कि इस तरह से जो भी हुआ या तो ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं या रिवोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट द इम्पीरियल अथॉरिटी, और इस तरह से ये पॉलिटिकल फॉर्मेशंस राइज में आते हैं। इनमें से मराठास शिवाजी के ज़माने में आपने उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी। यहाँ पे मराठों के राइज में सबसे पहला रोल आता है पेशवा बालाजी विश्वनाथ का। He was the first Maratha politician who participated openly in the court politics of the Delhi Mughal. And we just talked about his association with the Sayyid brothers and his involvement also in the assassination of Farrukhshir, the Mughal emperor. बालाजी विश्वनाथ शाहू जब जेल से, we talked about it, रिलीज़ कर दिए जाते, तो उसके बाद शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। और बात हुई थी कि शाहू वाज क्वाइट रिलक्टेंट, तो एक्चुअल जो उनके मिलिट्री या डिप्लोमेटिक अफेयर्स थे शाहू के, उसको मैनेज करने का काम बालाजी विश्वनाथ ने किया। तो मराठा पॉलिटिकल सिस्टम इनका राइज होने लगा। फिर एक तरह से ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर, एंड व्हेन ही डाइड इन द ईयर 1720, हिज सन बाजीराव फर्स्ट को मराठा पेशवा बनाया गया। एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें देखा होगा आपने, जो सीन शुरू होता है उस फिल्म का वो यहीं से शुरू होता है कि बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो चुकी होती है और अगला पेशवा अपॉइंट किया जाना होता है। तो ही इज़ रियली एसोसिएटेड विथ, और ही कैन be regarded as the real maker of the Maratha Empire. From Attak to Cuttack, Cuttack to Attak. Cuttack is in Odisha, Attak is somewhere in the northwestern part. So ये स्लोगन इन्होंने दिया कि मराठा पताका, मराठा फ्लैग को हम अटक से कटक और कटक से अटक तक लेकर जाएंगे। तो अभी इनकी एक और बात हम लोगों ने की कि ही इन्वाइडेड दिल्ली व्हेन वी हैव बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला। बाकी अब इसमें अंदर जाने का मतलब है कि मराठा हिस्ट्री के डिटेल्स में जाना होगा, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बस इतना जानो कि नेक्स्ट पेशवा वाज बाजीराव सेकेंड, हु वाज द रियल मेकर ऑफ द मराठा एम्पायर। फिर बाजीराव फर्स्ट के बाद वी हैव बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहते थे, और नाना साहब के साथ ये वो वाले नाना साहब नहीं है जो 1857 में कानपुर में है। दो चीज़ें इनके बारे में हम जान सकते हैं कि इन्हीं के ज़माने में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और शाहू ने अपना पावर इन्हीं को ट्रांसफ़र किया था। मतलब ये जो दो थे, इनकी फॉर्मल पोजीशन मराठा सुप्रीमो की नहीं थी, लेकिन फाइनली द पावर ऑफ द मराठा पेशवा एंड द पावर ऑफ छत्रपति बोथ गॉट मर्ज्ड इन बालाजी बाजीराव। पानीपत की लड़ाई बहुत ही डिजास्टर्स डिफीट हुआ था मराठों का, तो ही डाइड आउट ऑफ शॉक। इसके बाद से अगला पेशवा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो माधवराव का नाम सुना होगा आपने। माधवराव को मराठा रिवाइवल के लिए जाना जाता है। ही बिकेम पेशवा आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड ही रिवाइव्ड मराठा पावर वेरी सून। ही डिफीटेड हैदर अली इन द साउथ, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रिवाइविंग मराठा एक्टिविटीज़ इन द नॉर्थ इंडिया। हालांकि कहा जाता है कि बैटल ऑफ पानीपत ने ये डिसाइड कर दिया कि कौन रूल करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इसका सही फ़ायदा हुआ था कि एट अ टाइम जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे टफ चैलेंज मिल सकता था मराठा से, उसी समय मराठा अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। सो द ब्रिटिश वर द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो लेकिन फिर भी माधवराव रिवाइव द मराठा पोजीशन, और इलाहाबाद की ट्रीटीज़ 1765 के बाद अभी हम लोगों ने देखा था कि मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड ने इलाहाबाद में ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहना एक्सेप्ट कर लिया था।
लेकिन माधवराव जब पेशवा थे तो उनके समय में मराठा इलाहाबाद से मुगल एम्परर को दिल्ली लेकर आते हैं अपने प्रोटेक्शन में। तो एक तरह से सीधा पंगा था। लेकिन इसी बीच में माधवराव की डेथ हो जाती है, और माधवराव की डेथ के बाद एक सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू होता है। नारायण राव यंगर ब्रदर गद्दी पे बैठते, लेकिन इनकी पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन दोनों के चाचा माधवराव जो कि मर चुका है, और नारायण राव के चाचा जिनका नाम था रघुनाथ राव। और इस तरह से सक्सेशन डिस्प्यूट होता है। माना जाता है कि रघुनाथ राव किल्ड नारायण राव इन अ पैलेस कॉन्स्पिरेसी और खुद पेशवा बन जाते, लेकिन रघुनाथ राव की पोजीशन को नाना साहब चैलेंज करते। नॉट नाना साहब, there is a very famous Maratha diplomat, Nana Fadnavis. Yes, not Nana Sahab, Nana Fadnavis. ये क्या करते हैं कि नारायण राव के एक बेटे को गद्दी पे बिठा देते, और रघुनाथ राव भाग के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं और सूरत की ट्रीटी करते हैं 1775 में, और यहीं से फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की शुरुआत होती है। फाइनली उसमें वो एक अलग कहानी है। सूरत की ट्रीटी से शुरू होती है, और सालबाई की ट्रीटी में मराठाज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पीस एस्टेब्लिश हो जाता है, और रघुनाथ राव को पेंशन देके बिठा दिया जाता है, और नारायण राव के एक बेटे को, जो कि पोस्थ्यूमस सन था, नारायण राव की डेथ के बाद पैदा हुआ था, पेशवा मान लिया जाता है। तो इतनी कहानी अभी मराठों की 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में, इतने पेशवाओं की। फिर उसके बाद से अगर भरतपुर की बात करें तो माना जाता है कि वी हैव बिगिनिंग विथ गोपाला, एक जमींदार गोकुल। लेकिन स्टेट का जो फाउंडेशन होता है उसमें दो लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चूरामन एंड बदन सिंह। भरतपुर के इंडिपेंडेंट स्टेट को फाउंड करते हैं, और इनके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जाट रूलर होता है उसका नाम है सूरजमल। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है तो सूरजमल वाज द रूलर ऑफ भरतपुर, और कुछ वार्निंग भी दी थी इन्होंने मराठास को, परहैप्स अगेंस्ट देयर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन। डीग एक जगह है जहां इनकी राजधानी थी। फिर उसके बाद से रंजीत सिंह सबसे बाद में आते हैं और सिख स्टेट बनाते हैं। इनकी आर्मी सबसे बेहतरीन थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पूरे एशिया में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से रंजीत सिंह ने बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच रखा, कोई खास पंगा नहीं लिया। लॉर्ड मिंटो के ज़माने में वी टॉक्ड अबाउट ट्रीटी ऑफ अमृतसर एज पार्ट ऑफ आवर रिवीजन सीरीज़, जिसमें कि सिंध सतलज एरियाज़ पर ये अपना दावा छोड़ देते, और उसके बाद इनके डेथ के बाद फिर सिख आर्मी इंडिपेंडेंट होने लगती है, ऑटोनोमस होने लगती है। देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑल्सो बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज़, एंड वी हैव द फर्स्ट एंग्लो मराठा एंग्लो सिख वार। इसकी चर्चा हम लोगों ने अपने गवर्नर जनरल और वायसरायज की जब चर्चा की थी उसमें कर ली थी। फिर फाइनली डलहौजी ने 1849 में एनेक्स कर लिया था, और इस समय तक कोहिनूर डायमंड आ चुका था इनके पास, रंजीत सिंह के पास, जो रानी जिंदन अपनी वाइफ को दिया था। वहाँ से फिर अंग्रेज लेके चले जाते। ये सब बस कुछ ऐसे नैरेटिव्स हैं जो कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे कि आप इन्हें जानते हैं। फिर उसके बाद के अगर स्टेट्स देखें हम, तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन को रीअसर्ट करते हैं। उसमें राजपूत स्टेट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है आमेर, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक राजा हैं जिनका नाम है सवाई जय सिंह। 18th सेंचुरी में बहुत कम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लिया था, इन्होंने लिया। सोशल रिफॉर्म्स में इंटरेस्ट लिया। ये ख़ास तौर से जाने जाते हैं एक किताब के लिए जो कि एस्ट्रोनॉमी पे थी, उसको जिज कहते हैं, ZIZ, और मोहम्मद शाह को डेडिकेट किया था। तो जिज़े मोहम्मद शाही, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग।
इस किताब को लिखते हैं। एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय सवाई जय सिंह ऑफ आमेर, एंड दिस बुक इज़ about astronomy, not about astrology. Then he made 5 astronomical observatories in 5 different cities, जिनको जंतर मंतर कहते हैं। और ये सिटीज़ थी, दिल्ली में किया, मथुरा में भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, मथुरा, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, एंड देन वी हैव उज्जैन एंड जयपुर। तो इन 5 शहरों में 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाने का काम सवाई जय सिंह ने किया। उस ज़माने में ये विडो रिमैरिज के फेवर में थे, पॉलीगेमी और इस तरह के जो बुराइयाँ जो बाद में 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स रेज करेंगे। तो ही इज़ नोन फॉर बीइंग अ लिटिल डिफरेंट, टेकिंग इंटरेस्ट इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड ऑल्सो डिस्प्लेइंग अ मॉडर्न, इफ़ नॉट टोटली बट सेमी मॉडर्न काइंड ऑफ सोशियो कल्चरल एटीट्यूड, उसके लिए जाने जाते हैं। फिर एक ऐसी स्टेट में आता है मैसूर का स्टेट, जिसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो मैसूर को फाउंड करने वाले जो थे वो विजयनगर स्टेट, जो मेडिवल स्टेट था, उसके एक नायक थे और यहाँ की डायनेस्टी को कहते थे वोडेयार डायनेस्टी। लेकिन द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हैड बीन एक्लिप्स्ड बाय सम मिनिस्टर्स। उनका नाम आपको खामखा याद करने की क्या ज़रूरत है। असल राइज होता है एज अ पावर, मिलिट्री पावर मैसूर स्टेट का, वो है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के ज़माने में। बाकी ये अपने मिलिट्री अचीवमेंट के लिए तो जाने ही जाते हैं, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए। टीपू सुल्तान को उसके कुछ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए भी जाना जाता है, जैसे उसने ख़ास तौर से फ्रेंच कनेक्शन काफ़ी क्लोज रखा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना, खुद को सिटीजन टीपू कहा। ही अलाउड ऑल्सो प्लांटेशन ऑफ अ ट्री नोन एज ट्री ऑफ लिबर्टी इन हिज कैपिटल। और फिर 4 लड़ाइयाँ होती हैं और उसके बाद से अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद असल जो चैलेंज होता है, साउथ में कन्फ्लिक्ट होता है, वो मराठा और मैसूर के बीच में होता है। इसमें निज़ाम कभी कभी पार्टिसिपेट करता है। फाइनली वी हैव द 4th एंग्लो मैसूर वार, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती है और लॉर्ड वेलेस्ली के ज़माने में मैसूर को अनेक्स कर लिया जाता है पूरी तरह से। इससे पहले आधा अनेक्सेशन कॉर्नवालिस कर चुका होता है। तो ये कुछ इंडियन स्टेट्स थे जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स हमने आपको सिर्फ याद दिलाने की कोशिश की। मेरा मकसद आपको बहुत सारे फैक्ट्स नहीं देना है, बस एक रिवीजन सीरीज़ के तौर पे चीज़ें आपको याद रहें। अब आइए तीसरे सीरीज़ के फैक्ट्स की बात करते हैं और उसमें हम चलेंगे यूरोपियन कंपनीज़ की बात करेंगे। या यूरोपियन पावर्स की बात करेंगे जो इंडिया में आए या ईस्ट की तरफ आए, जिनके आने से कॉलोनियलिज्म आया। हालांकि ये आए थे मेडिवल टाइम में, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो मॉडर्निटी के साथ है, बिकॉज यूरोप में मॉडर्न फोर्सेस का राइज होना शुरू हो चुका था। इनमें सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए। पोर्चुगीज़ के बारे में बहुत ही कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं। वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, कालीकट में आया, 1498 में आया, एक नया सी रूट ढूंढते हुए आया, जिसको कभी कभी मिस्टेकनली कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इट वाज नॉट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इट वाज डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सी रूट टू इंडिया। फिर लोकल रूलर ऑफ कालीकट हुज टाइटल वाज जमोरिन, उसने वेलकम किया, लेकिन ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मिसयूजिंग देयर पॉलिटिकल पावर, देयर मिलिट्री पावर, एंड पूरे ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पूरे ईस्ट में इन्होंने एक ओशियानिक एम्पायर का सपना देखा। काफ़ी हद तक उस सपने को मेटरलाइज भी किया। लगभग 100 सालों तक ये डोमिनेट करते रहे ईस्टर्न वाटर्स में। गोवा इनका मेजर सेंटर था, उसके अलावा दमन और दीव भी था। बॉम्बे भी पहले इन्हीं के पास था, लेकिन बॉम्बे को इन्होंने इंग्लैंड के किंग को डाउरी में दे दिया था। बसीन और सालसेट को बाजीराव फर्स्ट ने छीन लिया था इनसे। और फिर फाइनली ये सबसे पहले आने वालों में थे और जाने वालों में भी ये सबसे बाद में थे। अंग्रेज़ों ने इंडिया छोड़ दिया था, वो बदलते वक्त को पहचान रहे थे कि नाउ दिस इज़ टाइम फॉर डीकोलोनाइजेशन, लेकिन अभी भी पोर्चुगीज़ गोवा को अपने पास रखना चाहते थे। तो 1960s में
आफ्टर इंडिपेंडेंस एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जिसको ऑपरेशन विजय कहते हैं, फिर गोवा को लिबरेट कराया गया। इनके बाद आने वालों में अगर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन डच पोजीशन को चैलेंज देने वालों में, पोर्चुगीज पोजीशन को चैलेंज देने वालों में डच हैं और द ब्रिटिश हैं। ये दो सबसे ज़्यादा पोर्चुगीज को परेशान डचों ने किया, लेकिन बाद में फिर डच और द ब्रिटिश के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन अगर आने का ऑर्डर देखें तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये माना जाता है कि पोर्चुगीज़ के बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश। डच और ब्रिटिश में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसमें बैटल ऑफ बेदारा 1759 में, जिसमें कि फाइनली अंग्रेज हरा देते हैं डच को। लेकिन इस बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक नए राइवल भी आ चुके होते हैं, द फ्रेंच, जो कि सबसे बाद में आने वाले माने जाते हैं। ऑर्डर बस जानिए, सबसे बाद में सॉरी एंड और फिर एक सीरीज है बैटल का जिनको कर्नाटक वार्स कहते हैं, उसमें अंग्रेज फाइनली हरा देते हैं बैटल ऑफ वांडीवास में 1760 में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा देते हैं। तो फॉरेन का बस एक ऑर्डर ध्यान में रखिए कौन कौन आए। आज की क्लास को इतना ही पे रखते हैं, थोड़ी छोटी रखते हैं। और 18th सेंचुरी के एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, इससे ज़्यादा 18th सेंचुरी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। यूरोपियंस इन इंडिया एंड 18th सेंचुरी इन इंडिया, बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी वाली किताब है, उससे ज़्यादा आपको इस मामले पे जानने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अगली क्लास में कुछ और नया थीम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।